फैसले। हरिद्वार कुंभ में आज सुविधाओं को लेकर साधुओं ने की सीएम से मुलाकात। सुविधाओं को लेकर किन्नर अखाड़े में भारी नाराजगी। लड़कियों की आधुनिकता पर सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान। बोले, घुटने पर फटी जींस पहनकर लड़कियां समाज को क्या दे रही हैं मैसेज। हरिद्वार महाकुंभ के आयोजन में शाही स्नान के दौरान साइकिल पर दिखेगी पुलिस। अधिकारियों ने खुद साइकिल चलाकर लोगों को किया जागरूक। खटीमा में उल्टी दिशा में दौड़ी दिल्ली से टनकपुर जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस। छोटे छोटे पत्थरों ने बचाया बड़ा हादसा। लापरवाही में गार्ड समेत 3 सस्पेंड। बद्रीनाथ को स्मार्ट हिल टाउन बनाने में सहयोग करेगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का केदारनाथ ट्रस्ट से हुआ समझौता। कार्यों में आएगी तेजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में शाम 5 बजे होगी तीरथ कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में लिए जा सकते हैं अहम फैसले। तीरथ सिंह रावत की पहली कैबिनेट बैठक आज। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे से सचिवालय में शुरू होगी। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली कैबिनेट बैठक है, जिसमें आज कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है और माना जा रहा है कि राज्य में महाकुंभ के साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस को लेकर, चार धाम की यात्रा को लेकर और देवस्थानम बोर्ड को लेकर कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बैठक की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो बैठक तीरथ सिंह कैबिनेट की होनी है शाम 5 बजे, इसकी तैयारियों को लेकर क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि 5:30 बजे जो है सचिवालय में जो है ये बैठक होने जा रही है और जिसमें तमाम मंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट जो मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे। और इस बैठक में जो उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कैबिनेट की दूसरी बैठक है और दूसरी बैठक का मतलब कि ये बैठक हालांकि कल होनी थी बुधवार के दिन, लेकिन जो है कल किसी कारणवश जो है ये इसको जो है इस पे रोक लग गई थी और आज जो है इस कैबिनेट का निर्णय लिया गया। ये दूसरी कैबिनेट है तीरथ सिंह रावत की और आज ठीक 5:30 बजे जो है ये बैठक सचिवालय में शुरू हो जाएगी। और प्रयास यही लगाया जा रहा है कि क्योंकि जो है काफी जो लॉकडाउन जो हुआ था अभी तक के कोविड को लेकर के, और उसके बाद कोविड की जिस तरीके से प्रदेश में संख्या लगातार बढ़ रही है, और महाकुंभ का त्योहार भी जो एक तरीके से जो है वो देवनागरी हरिद्वार में शुरू होने जा रहा है, तो इसको लेकर के एक प्रयास लगाया जा रहा है कि कोविड को लेकर के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रही और उसमें कोविड से के संबंधित जो गाइडलाइंस जो आगे फॉलो करनी है वो राज्य सरकार को, उसको लेकर के कड़े दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और संभवतः जताया जा रहा है कि आज जो एक नया फार्मूला जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि कोविड को लेकर के एक बड़ा जो है चैलेंज जो है वो तीरथ सिंह रावत के सामने, और साथ ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो तीर्थ पुरोहितों के साथ जो अभी तक कंफ्यूजन रहा, उसको लेकर के अभी तक जो पिछली सरकार यानी कि पिछली त्रिवेंद्र सरकार के समय पे, तो कहीं ना कहीं अब जो है तीर्थ पुरोहितों के साथ जो है वो एक बार जो है दोबारा मंथन होगा देवस्थानम बोर्ड को लेकर के कि किस तरीके के जो कंफ्यूजन है आपस में, उन कंफ्यूजन को जो है दूर किया जाए। जो कठिनाइयां अगर जो वहां के तीर्थ पुरोहितों को लगती है तो उसको जो है क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि आगे जिस तरीके से चार धाम यात्रा भी है, तो एक सरकार को जो कोऑर्डिनेशन है वो तीर्थ पुरोहितों के साथ जो है वो बनाना पड़ेगा। और इसी तरीके से फिर आगे जो यात्रा या जो भी पहाड़ पे इस तरीके के इवेंट होंगे, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं अगर ये असमंजस की स्थिति अगर पैदा ना हो, उससे पहले ही इन चीजों को क्लियर कर लिया जाए,
कर लिया जाए। तो उन तमाम चीजों को लेकर के आज तीरथ सिंह रावत जो है, आज देवस्थानम बोर्ड पे भी एक नया फैसला जो शायद हो सकता है कि वो संभवतः कैबिनेट में उस फैसले पे हरी झंडी दी जाए। और कई ऐसी भर्तियां हैं, भर्तियों को लेकर के क्योंकि आगे काम का समय कम है, और जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत अब पहल कर चुके हैं, क्योंकि रोजगार से संबंधित काम जो है कहीं पेंडिंग है, जो कई योजनाएं केंद्र सरकार की थी और साथ ही राज्य सरकार की थी, जिनको अभी तक जो है जो है कहीं विलंब से चल रही है, उनको जो है तेज गति जो है वो अब दिखानी होगी किस तरीके, क्योंकि अब तमाम मंत्रियों का गठन हो चुका है, विभागों का बंटवारा हो चुका है। तो अब किस तरीके से नए मंत्रियों के साथ, नए अपने परिवार के साथ किस तरीके से तीरथ सिंह रावत चलेंगे, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आज तमाम चीजों को लेकर के जो है आज बैठक में चर्चा होगी। और इन सब चीजों के सवाल जो है कहीं ना कहीं 5:30 बजे जब शुरुआत हो जाएगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। प्रियंका जी, इसके अलावा राजेश जी, अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 4 साल का कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह सरकार का पहले ही पूरा हो चुका है और समय अब बहुत कम रह गया है। तीरथ सिंह रावत के पास में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ नई योजनाएं भी और विशेष योजनाएं भी राज्य के लोगों के लिए आ सकती हैं इस अहम बैठक के बाद? बिल्कुल, बेहद क्योंकि जो योजनाएं हैं उनको तो कयास लगाई जा रहा है, क्योंकि नए योजनाओं को भी क्योंकि पहले जैसे मैंने आपको बताया प्रियंका की काफी पेंडिंग जो है काम रह चुके हैं, तो उनको तीव्र गति से तीरथ सिंह रावत जो है किस तरीके से करेंगे ये भी देखना होगा। और साथ में क्योंकि कई ऐसे जो मैसेज थे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पर जब वो मुख्यमंत्री थे, तो कई ऐसे मैसेज थे जो जनता के बीच में जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करने लगे, और जिसकी वजह से जो है जनता में जो है नाराजगी देखने को मिली। और वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना है और सब लोगों से मंथन करना है कि क्या जो अभी तक पिछले तीरथ सिंह रावत के समय पे जो काम हुए, जो घोषणाएं हुई, उनसे अगर जनता को कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो योजनाएं जो है वो बेसिकली जनता के लिए ही है, अगर वो जनता से उन चीजों को लेकर के एक संवाद ना हो तो वो सब योजनाएं बेकार है। क्योंकि हालांकि भले ही आज 4 साल जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को हो जाते हैं अगर वो मुख्यमंत्री रहते, लेकिन 9 दिन पहले ही जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाली है, तो कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि तीरथ सिंह रावत उन चीजों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक जिस चीजों से लेकर को लेकर आम जनता जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज थी, और उन्हीं कामों को किस तरीके से आगे गति देनी है, किस तरीके से आगे से बढ़ाना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है प्रियंका, क्योंकि अभी ओपनल के जो 2 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनको लगता था कि उनकी नौकरी जो है वो खतरे में है, तो कहीं ना कहीं वो काफी लंबे समय से जो है वो धरने पे बैठे हुए थे। आज उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो प्रियंका आ सकता है, कि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई है ओपनल के जिनको जो है नौकरी से निकालने का जो है कयास जो है वो अभी तक चल रहा था, तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है उनको भी अपने साथ लेकर के चलेगी। तो इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो शायद हो सकता है 5:30 बजे की जो कैबिनेट बैठक तीरथ सिंह रावत लेने जा रहे हैं, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। राजेश जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड में आज कैबिनेट बैठक होगी, शाम 5:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत की जाएगी और माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं तीरथ सिंह रावत की सरकार में। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य। और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव, और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर सीएम आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार की 4 साल की विफलताओं को लेकर आप पार्टी के अध्यक्ष एस कलेर और प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक दिया, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। वहीं प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज में सरकार ने राज्य को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। भाजपा सरकार ने केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, लेकिन राज्य की बदहाली पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखिए, हमारा मानना है कि पिछले 4 साल में प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है और भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि जो 4 साल खराब हुए, जो 4 सालों में काम नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री अब आए उनको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि पिछले 4 साल में वो कुछ काम नहीं कर पाए, इसके लिए माफी और साथ ही साथ अपने साथ काम करना। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैलाश अस्पताल में भर्ती भाजपा के देहरादून महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट का हालचाल पूछा। इस दौरान प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने और मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत का आयोजन किया गया था, जिसमें तकरीबन 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद थे। रैली में भीड़ के दौरान बीजेपी महानगर अध्यक्ष के पांव में फ्रैक्चर हो गया, जिसके चलते उन्हें तत्काल देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। और अब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, यशपाल आर्य और धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश चुनाव समिति का एक दल सल्ट विधानसभा जाएगा, जहां पर 20 मार्च तक प्रत्याशी को लेकर विचार विमर्श कर कोर ग्रुप के सामने रखा जाएगा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि चुनाव समिति द्वारा प्रस्तावित किए गए प्रत्याशी के नाम को तत्काल ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उसके बाद जल्द ही सल्ट विधानसभा पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। चुनाव संचालन समिति 2 तरह की होती है। एक तो उस विधानसभा की चुनाव संचालन समिति, एक चुनाव संचालन समिति स्टेट की होती है, जो उस पर चर्चा करेगी, जो हमारा पैनल आएगा, पैनल के आधार पर तय करेगी। चौथा निर्णय हम लोगों ने ये लिया है कि जो नॉमिनेशन होगा, जिसका भी नॉमिनेशन होगा, जो प्रत्याशी घोषित होगा, वो नॉमिनेशन की जो तारीख निकलवाएंगे एज पर अपने जो सुझाव है, जो भी करना है, उस नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री जी और मैं, हम दोनों वहां उपस्थित रहेंगे। हम भी। खबर बैरीनाग से है, जहां आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा सरकार को 4 वर्ष पूरा होने पर काला दिवस के रूप में से मनाया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के पूरे होने पर काला दिवस मनाया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर पिछले 4 वर्षों में प्रदेश विकास ठप करने का आरोप लगाया गया और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप भी लगाया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक राजेंद्र बोरा ने कहा है कि पिछले 4 सालों में प्रदेश में प्रशिक्षित युवाओं को बेरोजगार करने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और प्रदेश का हर वर्ग राज्य सरकार से परेशान हो चुका है। 4 साल में कोई भी उपलब्धि जनता के सामने रखे, जनता का राष्ट्रीय पार्टियों से मोह अब भंग हो चुका है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज पंत पार्क में बढ़ती बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने कहा कि भाजपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल को आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में काला दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा सरकार बीते 4 साल में निराशाजनक काम कर आगे बढ़ी है। बीते 4 सालों में भाजपा सरकार ने जनता के हितों में कोई काम नहीं किया। अलबत्ता मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बदला है। प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने महिलाओं की फटी जीन्स पहनने पर
सवाल उठाए थे उस पर बोलते हुए भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री को महिलाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा 4 साल आज पूरे होने हैं, तो उस उपलक्ष्य में इनकी उपलब्धि तो कुछ है नहीं। जनता को इन्होंने कुछ दिया तो खाली एक नया मुख्यमंत्री दे दिया, और इसीलिए इसको हम काला दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। और इनसे जो है हमने आह्वान किया है कि आप जनता को ये बताइए कि आपने 4 साल में जनता को क्या दिया है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे आपने क्या किया है ना। तो इन सब बातों का जवाब दो, हिसाब दो, और आपने कुछ नहीं किया है कहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो नया मुख्य, भाई नाम तो रावत ही है ना, एक रावत गया एक रावत आ गया। लक्सर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश सभा का आयोजन किया। इस सभा में भारी मात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए मौजूदा भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी व बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस मौजूदा सरकार में किसानों का शोषण हो रहा है और उनके ऊपर सरकार जानबूझकर काले कानून थोप रही है। किसानों का जो शोषण हो रहा है, किसानों के ऊपर जिस तरीके से काले कानून थोपे जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा अभियान है। राहुल गांधी जी ने एक संकल्प व्यक्त किया है कि वो महंगाई के खात्मे के लिए संघर्ष करेंगे, और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, 3 काले कानून थोपे गए हैं, उनकी वापसी के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कांग्रेस जनों से कहा है, तुमको कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े तैयार रहना है, मगर संघर्ष के बिगुल को बजाना है। और मैं उसी संघर्ष के बिगुल को बजाने के लिए अपनी इस पवित्र भूमि लक्सर में आया हूँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर में कोसी नदी पर अवैध रूप से किए जा रहे खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 2020 की खनन नीति का इंग्लिश वर्जन पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य में खनन संबंधी सभी मामलों को सूचीबद्ध कर पेश करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि खनन के मामलों का निस्तारण किया जा सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 अप्रैल की तिथि तय की है। जो ग्रामीणों और स्टोन क्रशर्स के बीच में और स्क्रीनिंग प्लांट्स वगैरह जो स्टोन क्रशरों के संबंध में जितने भी डिस्प्यूट हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं, और जो भी ग्रामीणों की ओर से जनहित याचिकाएं लगी हुई हैं क्रशरों के खिलाफ, तो उन सबको कोर्ट ने सूचीबद्ध करके एक साथ लगाने के लिए कहा है। और साथ ही राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि जो स्टोन क्रशर पॉलिसी है उसका इंग्लिश वर्जन, और अभी तक की 2020 तक की लेटेस्ट पॉलिसी का इंग्लिश वर्जन कोर्ट को अवेलेबल कराए, ताकि इस डिस्प्यूट का समाधान जो ग्रामीणों और स्टोन क्रशर्स के बीच में और स्क्रीनिंग प्लांट्स वगैरह जो माइनिंग से संबंधित उद्योग हैं, उनके बारे में जो भी विवाद है उनको एक ही मामले में निस्तारित किया जा सके। खटीमा में एक तरफ बिजली विभाग उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफ करने का दावा कर रही है। सरकार ने 75 किलोवाट से कम वाट वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज छोड़कर प्रीमियम बिल लेने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा बिल में सरचार्ज लिया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने सरकार द्वारा दी जा रही छूट उन्हें नहीं देने का आरोप लगाया है। जो कंज्यूमर्स हैं बिजली विभाग के, उनको एक छूट दी गई है, जिसमें सर्ज माफी योजना है। उसमें क्या है कि आपके जितना भी बिल है उसमें जितना भी सरचार्ज आपका है वो सारा माफ है, केवल आपका प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना पड़ेगा एक मुश्त। और ये योजना करीब 18 मई तक है। और इसमें इसमें जो उपभोक्ता आते हैं जो कंसिडर किए गए हैं, इसमें एक तो घरेलू हैं, एक कॉमर्शियल्स हैं, और आपका PTW भी हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विकास निगम से रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी किए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए MD वन विकास निगम को अवमानना का नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि रमेश चंद्र खकवाल व 17 अन्य ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट ने 29 अगस्त 2020 को उनके रिकवरी आदेश पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने वन निगम के कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना याचिका में वन निगम के मुख्य प्रबंधक को नोटिस जारी किया है, और उन्हें 4 हफ्ते में कोर्ट में जवाब देना है और व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित होने के निर्देश दिए। मामला उनकी रिकवरी का था, जो रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी दी जा रही थी, उनमें कटौती करके दी जा रही थी। और एक कोई ऑडिट कमेटी बनी थी उनके यहाँ,
जिसमें इन लोगों को एक प्रमोशन एक्स्ट्रा दिया गया पाया गया था। उन्हीं के आधार पर आफ्टर रिटायरमेंट इनके पैसे काट के इन्हें दिए जा रहे थे। तो उसके खिलाफ हमने एक याचिका लगाई थी, जिसमें 29 अगस्त 2020 को माननीय न्यायालय ने उनकी रिकवरी पे रोक लगा दी थी। इसके बावजूद उनके पैसे काट के दिए जा रहे थे, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की थी। खबर बैरीनाग से है, जहां विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक गंगोली हाट को सजने और संवारने का कार्य नगर पंचायत गंगोली हाट के द्वारा शुरू कर दिया गया है। गंगोली हाट नगर पंचायत के विभिन्न स्थानों पर पेंटिंग के माध्यम से कुमाऊनी परिधान, कुमाऊनी लोकवाद यंत्र, छलिया नत्र, पुराने शैली में बने हुए घर, कुमाऊं के प्रसिद्ध घरेलू उपयोग की सामग्री, कुमाऊं के गांव और संस्कृति को दिखाया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने कहा है कि गंगोली हाट में विश्व विख्यात मां हाट कालिका का मंदिर होने कि ये पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। इससे पर्यटकों को पेंटिंग के माध्यम से कुमाऊनी संस्कृति देखने को मिलेगी, पर्यटन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर पंचायत गंगोली हाट में हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेज के रखने के लिए कुछ पेंटिंग्स बनवाई हैं, जिसमें हमारे कुमाऊं कल्चर प्रदर्शित होता है, जैसे कि छलिया नृत्य की पेंटिंग बनवाई है और हमारा कुमाऊं का परिधान रंगाली पिछौड़ा वो बनवाया है, जिससे कि ये बाहर से जो पर्यटक आएंगे वो इन्हें देख सकें और हमारी सांस्कृतिक धरोहर कैसी है और उसको देख सकें और समझ सकें। बैरीनाग में मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वहीं कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा है कि जब तक मनरेगा के सभी कर्मचारियों का विभागीय समायोजन नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 15 वर्षों से लगातार विभाग में कार्य करने के बाद भी विभागीय लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में कई बार विभागीय समायोजन करने की मांग को लेकर सरकार को पत्र सौंपे जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बता दें कि लॉकडाउन की अवधि में मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा लगातार कार्य किया गया है और हजारों लोगों ने मनरेगा में रोजगार दिया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा मनरेगा कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि शीघ्र मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कांग्रेस द्वारा भी पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। मनरेगा कर्मचारी जो भी यहाँ पर हड़ताल पे हैं, हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके आंदोलन में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैरीनाग का नंबर 1 तो इनको हिमाचल के दर्जे पे ग्रेड पे दिया जाए। दूसरा, विभागीय समायोजन इन लोगों का किया जाए, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी हैं विकासखंड के लिए, क्योंकि सभी काम जितने भी हैं मनरेगा कर्मचारी संभाल रहे हैं। तो हमारा तो अधिक से सरकार से आग्रह रहेगा कि अति शीघ्र इनकी मांगें पूरी की जाए। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां आपराधिक घटनाओं में लगाम लगाने के लिए अब आपराधिक इतिहास रखने वाले अपराधियों में नकेल कसने की तैयारी शुरू की जा रही है। हिस्ट्री शीटरों के बाद अब आपराधिक घटनाओं में लिप्त आरोपियों को भी सप्ताह में 2 दिन अपने क्षेत्रों के थानों में हाजिरी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा सभी थाने के अधिकारियों को भी सभी आपराधिक इतिहास रखने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि जनपद के 3000 आपराधिक इतिहास रखने वाले आरोपियों का डेटा तैयार किया जा चुका है। जनपद के पुलिस अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित कर दिया गया है। ऊधम सिंह नगर जिले में आपराधिक इतिहास रखने वाले अपराधियों के खिलाफ जनपद पुलिस मोर्चा खोल चुकी है। जनपद के 3000 अपराधियों का डेटा तैयार कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ऐसे लोगों को सप्ताह में 2 बार थाने और कोतवाली में हाजिरी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा जनपद के बाहर जाने वालों पर थानों को सूचना देनी होगी। एक तो आपको बता दूं, मैं ऐसे सभी लोग चिन्हित हैं, उनके हमने प्रोफाइल तैयार किया हुआ है। दूसरा, जो एक्टिव हैं, जो क्राइम कर सकते हैं, उनका मैंने ये थानों को बताया है कि 2 दिन उनका थाने में परेड होगा और प्रतिदिन उनसे टेलीफोन से उनको उनकी लोकेशन के बारे में क्या कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, तो वो टोका टाकी हम टेलीफोन से भी करेंगे। और अगर हमको लगेगा कि ये कुछ क्राइम कर सकता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर रुद्रपुर से है, जहां जिले के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एसआईटी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति घोटाले की टीम को निर्देश करते हुए कहा है कि जांच मई माह तक पूरी हो जानी चाहिए। वहीं बैठक में बताया गया कि दूसरे चरण में जनपद के सरकारी और निजी 122 कॉलेजों की जांच
की जा रही है। शुरुआत में जनपद के 99 कॉलेजों में से 56 महाविद्यालयों की जांच की गई थी, जिसमें से 28 की जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा बचे हुए महाविद्यालयों की जांच के लिए समाज कल्याण विभाग से दस्तावेज न मिलने के कारण जांच अभी अधर में लटकी हुई है। SIT की जो हमारी जो छात्रवृत्ति वाली है, इसमें जो जनपद के अंदर हैं लगभग 99 हमारी जो गैर सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी उसकी मैंने समीक्षा करी। उसमें से 56 जो हमारे जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी मैंने समीक्षा करी। उसमें से हमारे पास 28 का तो हमने जांच पूरी कर ली है। 28 का जो डॉक्यूमेंट्स हमको मिलना था समाज कल्याण विभाग से, समाज कल्याण अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, उनका एक सहायक आया था तो उनको मैंने बता दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।